बाद अब सियासत में कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को 4 वोट किसने दिए, इस पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जबानी जंग तेज हो गई है और पोस्ट युद्ध में सबसे आगे जंग लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान। दरअसल महराज मलिक ने कल राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने का दावा किया, लेकिन नतीजों में जब बीजेपी के सत शर्मा जीत गए तो अब वोट पर पोस्ट युद्ध छिड़ गया है। महराज मलिक ने पोस्ट करके सबसे पहले राज्यसभा चुनाव को बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच बताया, तो इफ्रा जान ने पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खुलेआम अपने वोट दिखाए हैं, आपने अपना वोट सीक्रेट रखा। और इसी पोस्ट पर फिर से महराज मलिक ने कहा कि आपने वोट किसे दिखाए, उस पार्टी के लीडर को जो खुद इस फिक्स मैच का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद इसीलिए उनसे संपर्क नहीं किया, लेकिन फिर मैंने इंसानियत के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट दिया। यह जंग यही नहीं रुकी। इफ्रा जान ने इस पर पलटवार किया और पोस्ट में लिखा कि लगता है कि किसी को अब बेल मिलने वाली है। तो सत शर्मा की जीत पर अब एक तरह से जबानी जंग तेज हो गई है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। और सत शर्मा की जीत को लेकर दरअसल बीजेपी के पास 28 वोट थे, लेकिन जीत के लिए 32 वोट चाहिए थे। और 4 वोट कहां से आए, किसने क्रॉस वोटिंग की है, किस पार्टी के ये असेंबली के एमएलए हैं जिन्होंने वोट किया है, तो इस पर अब एक तरह से सवाल उठ रहा है। और सीधी सीधी ये लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान और आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के दरमियान एक तरह से छिड़ गई है। हालांकि इस पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार सत शर्मा किस तरह से जीत गए, किसने मदद की है उनकी, कौन वो 4 वोट हैं, कौन वो 4 एमएलए हैं जो बीजेपी के हक में गए हैं। ये बड़ा सवाल है और इसी पर लगातार एक तरह से सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कल से जब से नतीजे आए हैं, दरअसल 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट सत शर्मा ने राज्यसभा की 4थी सीट जीती है जम्मू कश्मीर से। और ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को दरअसल जीत के लिए 32 वोट दरकार थे, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 28 एमएलए हैं। तो 4 वो एमएलए कौन हैं जो बीजेपी के हक में गए हैं, 4 वो एमएलए कौन हैं जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया है। और इसी वजह से अब जो रिवायती पार्टियां हैं, कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां, वो एक दूसरे पर सवाल उठा रही है। और इस तरह से आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक जो जेल में बंद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही दरअसल क्रॉस वोटिंग हुई है और बीजेपी के जरिए दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मैच फिक्स था और उसके बाद ही ये बीजेपी अपनी 1 सीट जीतने में कामयाब हो पाई है। तो अब इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और महराज मलिक ने लिखा है कि एनसी बीजेपी का मैच दरअसल फिक्स था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही मदद की है बीजेपी की सीट जीतने में, वरना बीजेपी नहीं जीत पाती। और सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडर महराज मलिक ही नहीं बल्कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी इस पर लगातार सवाल उठा रही हैं। और जम्मू कश्मीर की सियासत में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा जो सियासी गलियारों में बना हुआ है, जिस पर सबसे ज्यादा चेमेगोइयां हो रही हैं, वो यही मुद्दा है कि बीजेपी को दरअसल 4 वोट कहां से मिले हैं, बीजेपी को दरअसल वो कौन से पार्टी के विधायक हैं या एमएलए हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। और महराज मलिक ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी एनसी का मैच फिक्स था पूरे तौर पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से विश्वासघात किया है, उन्हें मेरे वोट की भी जरूरत नहीं थी, मैंने इंसानियत के नाते वोट दिया है। ये आम आदमी पार्टी लीडर महराज मलिक का बयान है। इफ्रा जान ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि एनसी के विधायकों ने दरअसल खुलेआम अपने वोट दिखाए हैं और आपने अपना वोट छुपा कर रखा है। महराज मलिक पर यह इल्जाम है इफ्रा जान का। लगता है कि अब किसी को बेल मिलने वाली है।
और वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा है कि एनसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनकी पार्टी के सभी वोट सुरक्षित रहे और किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उमर अब्दुल्ला के सवाल उठाए कि बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट कहां से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विधायकों ने जानबूझकर गलत प्रेफरेंस नंबर डालकर अपना वोट अमान्य करवाया। उमर अब्दुल्ला ने चुनौती देते हुए कहा कि क्या वे विधायक सामने आकर स्वीकार करेंगे कि उन्होंने बीजेपी की मदद की है और क्या वे दबाव या लालच में आकर ऐसा कर रहे थे। तो उमर अब्दुल्ला के पोस्ट पर सज्जाद लोन ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उमर अब्दुल्ला का पोस्ट पढ़ा है जिसमें वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी उम्मीदवार ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि उम्मीदवार नंबर 3 के लिए 31 वोट क्यों डाले गए और उम्मीदवार 4 के लिए सिर्फ 28 वोट क्यों छोड़े गए। अगर क्रॉस वोटिंग न होती तो बराबरी हो जाती। उम्मीदवार 3 के लिए 30 वोट होते, यानी उम्मीदवार 4 के लिए 29 वोट बचते और भाजपा के 28 वोट। कृपया बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चौथी सीट कैसे जीत गई जबकि उन्हें उम्मीदवार 4 के लिए सिर्फ 28 वोट छोड़े थे। ज्यादा से ज्यादा तो बराबरी ही होती। तो अब इस पर पलटवार का दौर चल रहा है कि बीजेपी के सत शर्मा आखिर कैसे जीत गए और किसने ये 4 वोट बीजेपी को दिए हैं। तो सियासत का खेल भी अजीब है। राज्यसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला दूसरी पार्टियों से सबूत और भरोसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ होने का सबूत पेश करें। वही उमर अब्दुल्ला अब निशाने पर आ गए हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर अब उमर अब्दुल्ला से ही सबूत मांगे जा रहे हैं। एक बयान आपको सुनाते हैं जो उन्होंने बारामूला में 14 अक्टूबर को दिया था। सुनिए। तब अगर हमें बीजेपी की मदद करनी होती तो हम अपना उम्मीदवार चौथे सीट पे खड़ा क्यों करते? फिर तो हम समझौता करते ना। और वैसे भी सज्जाद लोन साहब, अब उनकी सियासी सोच और मेरी सियासी सोच में थोड़ा सा फर्क है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि हमने पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस जो है वो चौथी सीट पे लड़े, क्योंकि कामयाबी की सबसे बेहतरीन मौका था अगर कांग्रेस वो लड़ती, लेकिन कांग्रेस ने ना लड़ने का फैसला लिया। इसलिए हमें मजबूरन अपना उम्मीदवार वहां पे उतारना पड़ा। लेकिन हम तब भी जीत की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर वाकई सज्जाद लोन साहब बीजेपी को हराना चाहते हैं तो वोट देना हमारे हक में। उनका इलेक्शन से बाहर रहना बीजेपी को फायदेमंद है। तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले वो अपने इसको देखे ना कि वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी को अगर वो हराना चाहते हैं तो वोट दें, इलेक्शन से बाहर क्यों रह रहे हैं। तो वोट पर सवाल और सियासत में भूचाल। जी हां, आखिर ये 4 वोट कहां से आए, बीजेपी एक सीट कैसे जीत गई बीजेपी के पास जबकि नंबर कम थे, फिर भी बीजेपी राज्यसभा की एक सीट आखिर कैसे जीत गई। और यही आज जम्मू कश्मीर की सियासत में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। जम्मू से हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा आरएस पठानिया जी जम्मू कश्मीर बीजेपी के एमएलए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में। और सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल काजमी, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं समीर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि राज्यसभा चुनाव पर सबकी निगाहें थी, नतीजे आ गए हैं और नतीजों के बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल है और जम्मू कश्मीर की सियासी गलियारों में जो चेमे गोइयां हैं वो इस बात को लेकर कि आखिर जब नंबर बीजेपी के पास नहीं थे फिर भी बीजेपी चौथी सीट कैसे निकाल ले गई और सत शर्मा आखिर कैसे जीत गए। अब जम्मू कश्मीर की सियासत में यही सवाल, दरअसल इस सवाल के जवाब ढूंढा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने हुरैरा सभी बिल्कुल सही कहा। और देखिए, कल से जब से ये राज्यसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं तब से लगातार एक ही चर्चा है कि आखिर ये बीजेपी के जो 4 मेंबर इनको मिले हैं ये कौन है और कहां से आए हैं और उनको हासिल करने के लिए क्या बीजेपी ने कोई खेल खेला है। लेकिन हम ये आपको दर्शकों को भी बता दें कि सिर्फ ये 4 नहीं बल्कि 7 हैं।
सात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीन जो मेंबर हैं जिनको सपोर्ट करना था उनके जो वोट है इनवैलिड घोषित किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि 7 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी को जीतने में बीजेपी की जीत में एक तरह से मदद की है। 4 लोगों ने तो खुलेआम उनको वोट दिया, लेकिन 3 ऐसे भी मेंबर हैं जिनका वोट एनसी को जाता, लेकिन उनके जो वोट है वो इनवैलिड हुए हैं। उनमें से एक एनसी के एमएलए भी हैं खान साहब से। तो कहने का मतलब है कि जो ये 7 मेंबरों का सपोर्ट वो हासिल करने में कामयाब हो गए, और उसमें से 4 इंडिपेंडेंट जो 4 मेंबर हैं उनका तो वोट भी हासिल करने में बीजेपी कामयाब हो गई। तो ये आगे की पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है जम्मू कश्मीर की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत उमर अब्दुल्ला सरकार को कोई खतरा है, नहीं, लेकिन कल देखिए, कल 5 नॉमिनेटेड एमएलए भी आने हैं, 5 नॉमिनेटेड एमएलए भी होने हैं यहाँ पे। जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं, अगर एलजी ने इनको नॉमिनेट करना है तो वो 5 के 5 बीजेपी के कोटे से आएंगे। जब ये 5 बीजेपी की कोटे से आएंगे तो बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, और अगर उन्होंने नगरोटा सीट भी जीत ली तो 29 + 5 आप 34 कर लीजिए। उसके बाद अगर ये इंडिपेंडेंट्स और बाकी लोग भी आते हैं और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं आगे चल के उनकी दूरियां बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक खेल सकती है यहाँ पे। लेकिन वो आगे वाली बात है, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। राज्यसभा पे ही जब आते हैं हम, तो हम ये देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इसलिए कि जो चौथी सीट है, पार्टी का ये दावा था और पार्टी बिल्कुल फर्म थी कि पार्टी ये चौथी सीट भी जीतेगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सरप्राइज किया और सरप्राइजिंग जीत हासिल की, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और खासकर उमर अब्दुल्ला पे भी सवालिया निशान अभी लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो उस तरह उनका जो एक मास्टर स्ट्रोक या स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट था राज्यसभा के लिए, जो मैनेजमेंट था, जो उन्होंने एक पोल मैनेजमेंट किया था, क्या वो सही नहीं बैठा? क्या उसमें कोई गलती हो गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी ये मानते हैं। उनसे जब मेरी फोन पे बात हुई तो उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं हम उन इंडिपेंडेंस को साधने में और उनके अंदर की चीजों को पहचानने में हम गलती कर बैठे, और जिस तरह से ये चीज हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी को इससे नुकसान हुआ है। अगर चौथी सीट भी पार्टी जीतती तो पार्टी के लिए एक बड़ा ही एक जबरदस्त बात होती, लेकिन सॉरी। लेकिन दूसरी बात हुरैरा, इसमें एक चीज और है जो अपोजिशन कह रही है, खासकर सज्जाद लोगों ने भी जिस पर इशारा किया है कि आपका मैच फिक्सिंग था। ये चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस को और चुभ रही है। एक तो उनको जख्म लगे ही हैं कि चौथी सीट वो हार गए, लेकिन ऊपर से उनको और जख्म दे रही है अपोजिशन पार्टी, जिसमें सज्जाद लोन का आपने जिक्र किया, महराज मलिक का, कि जो मैच फिक्सिंग थी वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी। और इतना तक लोग कह रहे हैं, इतना तक अपोजिशन पार्टी कह रही है कि उमर अब्दुल्ला ने एक सीट बीजेपी को इसलिए थी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि पावर ज्यादा मिले, आगे चल के उनको और ज्यादा पावर्स मिले, और बीजेपी ने उनको यकीन दिलाया है कि आपको और ज्यादा होम डिपार्टमेंट के बदले, होम डिपार्टमेंट के सिवा बाकी सभी पावर्स आपको मिलेंगे। यानी तो समीर, बिल्कुल जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो दूसरी पार्टियां जम्मू कश्मीर के सवाल उठा रही हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक या झटका भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को दरअसल समझना होगा बहुत डिटेल में। आपने बताया कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान शब्बीर अहमद कुलेजी, जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं शोपियां से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर अहमद कुलेजी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। और RS पठानिया साहब बीजेपी एमएलए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से। सुहेल काजमी साहब भी हैं। मैं शब्बीर अहमद कुलेजी आपके पास आना चाहूंगा। आपने चुनाव से पहले खदशा जाहिर किया था शब्बीर जी कि कहीं वोट की लूट घसोट ना हो और खरीदो फरोख्त ना हो। अब जबकि नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी के सत शर्मा जीत कर आ चुके हैं, जिनके पास तो नंबर भी कम थे, किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहला बयान आपका ही आया था चुनाव में कि खरीदो फरोख्त हो सकती है वोट की। शुक्रिया। देखिए, ये एक मैथमेटिकल खेल होता है, मैथमेटिकल जो इसमें हमें ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। डेमोक्रेसी में हर किसी को आने का मौका मिलना चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 सीटें जीती और बीजेपी ने 1 सीट जीती, तो ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा बड़ा वो इसमें कैलकुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो बाकी जो अभी तक मैं देख रहा था कि जो मुझे ये
आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे कि एक सेटबैक है, सेटबैक ये नहीं होता है। सेटबैक कब होगा? जब एक्चुअली मैं आपसे बात करूं कि ये जो वोटिंग है ये एक छोटा सा एक था, इसमें एक प्रोसेस था, लेकिन एक्चुअली वही है। जब भी कोई उमरुल्लाह साहब को कोई घबराने की बात जरूरत नहीं है। अगर कभी भी ऐसा मौका आएगा तो मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी। बीजेपी के 28 या 29 मेंबर ही रहेंगे और बाकी इनके खिलाफ हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। गवर्नमेंट पूरी तरह से ठीक है, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है, इसमें कोई हमने जो प्रोडिक्शन की थी कि वो ठीक है, इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा, शायद ये चूक गए, चाहे इंडिपेंडेंट हो या मैंने आपसे बात उस वक्त की कल दिन में सुबह ही कि जो कांग्रेस है और पीडीपी है ये बार्गेनिंग करते हैं। ये हमेशा इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो सियासत 70 साल से की है वो सिर्फ इन्होंने बार्गेनिंग पे की है। इन्होंने दिल्ली में एक बात कही, कश्मीर में एक बात कही और अपना जो फायदा है वो लेते रहे। प्रैक्टिकल इन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर ऐसे इन लोगों ने कोई 70 साल से कश्मीर में काम, जम्मू कश्मीर की रियासत को अच्छी तरीके से सींचा होता, इसमें करप्शन या बाकी चीजें न की होती, दोहली पॉलिसी न, दिल्ली में एक पॉलिसी, कश्मीर में एक पॉलिसी, तो शब्बीर अहमद कुलेजी सीधे सीधे जिस तरह से सत शर्मा जीते, इसके लिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जिम्मेदार मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही? जी जी, देखिए हम एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जब हमने एक इंडिपेंडेंट एमएलए जब हमने सूंघा, जब हमने ये अक्स किया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कांग्रेस गड़बड़ कर रही है, बीजेपी पीडीपी ने कंडीशन लगाई है, अगर आपको वो 2 सीटें, अगर हमें 2 बिलें आप एक्सेप्ट नहीं करोगे हम आपके खिलाफ जाएंगे। तो ये चीज है, ये एक ब्लैकमेलिंग सा चीज था। तो कांग्रेस का तो उसको उनका एक गिला था कि उनको सीट नहीं मिली, तो वो भी मेरे ख्याल में मन से वोट डालने के हक में नहीं थे। तो उन्हें क्या किया, वो रिजेक्शन जो 2 है वो किसने की है, वो भी वहां जो चीफ विप था, आपका जो खदशा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। हाँ मैं आज भी उसी पे हूँ कि जो 2 वोट जो रिजेक्ट 2 वोट हुए वो भी उन्हें डिलिब्रेट करके किए हैं कि इनफैक्ट वो 4 वोट है। तो ये एक तो इनको ये कहा गया था कि अगर रिजेक्ट भी करोगे इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, तो वो भी एक प्रोसेस में था। 2 रिजेक्ट 3 रिजेक्ट हो गए, उसे इंडायरेक्टली फायदा बीजेपी को ही मिला। चलिए ठीक है, आर एस पठानिया जी देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल नतीजे आने के बाद ये कि बीजेपी कैसे जीत गई, सत शर्मा आखिर कैसे जीत गया? आपके पास तो नंबर भी नहीं थे। अबू जी, पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक्सपोज हो चुका है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो छोटे छोटे कॉन्ग्लोमरेट, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स भी जो जुड़े, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम करने के तरीके से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिलीवरी मॉडल से और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आज तक डिवाइड, परफॉर्मेंस का नहीं, गवर्नेंस का नहीं, डिलीवरी का नहीं, डिवीजन का जो आज तक रेटोरिक या नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में चलाया, हमारा फर्म ओपिनियन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने अंदर खाते में बहुत बड़ा एक बवाल इसमें चल रहा था। और हमने इसीलिए आपको उसका फायदा बीजेपी ने उठाया था, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया राज्यसभा चुनाव में। मैंने कहा आपको कि जमीर की आवाज पे, कॉन्शियस की आवाज पे हम लोगों ने हर एक से वोट मांगे, हर एक से। इवन हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी विधायक को भी हमने मोटिवेट किया हो, और उसमें बुरा भी कोई नहीं, क्योंकि हाउस ऑफ एल्डर्स में पार्टी का विप कोई नहीं होता। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस आपको वोट मांगना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हमने मांगा। अब वो दूसरी बात है, आपने बात ठीक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या जिनको वो अपने साथ कहने की बात करते हैं, उन लोगों ने कहीं आगे पीछे, और 4 नहीं 7 वोट की बात है, अगर 7 लोग उनके कंट्रोल से बाहर निकले तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज टू टेक केयर ऑफ इट। और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो इतना बड़ा ये एक बवाल ब्रूकरण को देखने की जरूरत है। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद 41 एमएलए हैं जी, और 58 वोट्स उनके कैंडिडेट नोटिफिकेशन नंबर 1 पे जो चौधरी रमजान है उनको मिले हैं। 16 वोट उनको जो इसमें ज्यादा वोट मिले, दूसरे नोटिफिकेशन में भी उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को 56, तो 15 वोट उनको ज्यादा मिले हैं। तो ये भी तो अपने आप में चिंता का विषय। इसे भी तो कंट्रोल किया जाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहां से 15 और 16 वोट ज्यादा ले रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 वोट, अगर 7 तो नहीं 4 पड़े, 3 ने अपने आप को एक वोट को बोले रिजेक्ट किया, नो डाबल ऑप्शन इसमें कोई नहीं होता, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी, रेड हेरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए, और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता ने, मुझे लगता है, एक प्रेशर अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जो क्रिएट किया, ये कर नहीं पाई सरकार। डिलीवरी इसका 0 है, ये सिर्फ झूठ बोलती है, अपनी किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने में ये विफल है। और मैंने पहले भी कहा था कि हम
जीतेंगे और हम जीते हैं। एक मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम एक सीट जीतेंगे, 2 पे हम टक्कर देंगे, 2 पे हमने अच्छा फाइट किया है और एक सीट हम सबसे मतलब ज्यादा बीजेपी ने अपना टारगेट हासिल कर लिया। मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक तारीखी जीत। जी 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 जी। आई विल अगेन रेफ्यूट इट। कोई फ्लोर क्रॉस, कोई क्रॉस वोट में, कोई हैंकी पैंकी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी कार्यकर्ता ने कभी भी नहीं किया, ना कभी करेंगे। चलिए ठीक है। मैं सुहेल काज़मी साहब, अब इस पूरे मंजरनामे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत दिलचस्प हो गया। पहले तो राज्यसभा के चुनाव हुए, नतीजे आ गए। नतीजे के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि सत शर्मा को 4 वोट जिस तरह से मिले, तो ये 4 विधायक कौन है, किस पार्टी से हैं? और अब सियासी गलियारों में इसी पर चेमेगोइयां हैं। अबू हुरैरा साहब गुड मॉर्निंग। मेरे को पैनलिस्ट जितने भी बैठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। पठानिया साहब को, पठानिया साहब ने खूबसूरती से एलेबोरेट किया कि क्या क्या पैटर्न रहता है इलेक्शंस का। लेकिन देखिए, आप आंकड़े आपके सामने है, नंबर की जो गेम है, एनसी के पास कितनी, कांग्रेस के पास कितनी, इंडिपेंडेंट, ये सब आपके सामने है। और इन लोगों ने वोट डाल के अपने नुमाइंदे को चुनना था। लेकिन डे 1 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 किए, चौथा कांग्रेस के लिए छोड़ा, लेकिन बाद में खुद ही खड़े हो गए। लेकिन डे 1 से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये बिलीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स पे, और मैं बड़ा मतलब बड़ा वसूख से कहता हूं कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो, वेदर ही इज इन द पार्टी, whether they are in power or they are not in power, they work simultaneously as far as governance is concerned, as far as the organization structure is concerned. हर पार्टी अपने वजूद को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि उसका वजूद जो है वो मजबूत होता रहे। और कहीं ना कहीं जब डिबेट करते थे तो यही देखते थे कि एक शुरू से, अबू हुरैरा सर आपके साथ कितनी डिबेट्स की कि 3 एनसी की होंगी, एक बीजेपी की आ जाएगी। अब बीजेपी की आ गई एक सीट, शुक्र कीजिए 4-7 बार राज्यसभा की इलेक्शन हुई है, हमारा कोई नॉमिनी वहां जाके जम्मू कश्मीर की बात करेगा। और ये कहना, इस वक्त कहना कि मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग नहीं है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो पोरस, छोड़ दीजिए। लेकिन ये है कि ये चीजें आ जाएंगी, आज तो सब चीजें छुपती नहीं है, सामने आ जाएंगी। 4 क्रॉस वोट हुए हैं, लेकिन कोशिश ये थी, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि हम 2 सीटें कम से कम ले। लेकिन कहीं ना कहीं खरीदो फरोख्त उस ढंग से नहीं हो पाई है जिस ढंग से बाकी रियासतों में होती है। तो इससे ओवरऑल विक्ट्री ऑफ जमहूरियत, और मैं समझता हूं जमहूरियत की जीत हुई है। ये जो आपके मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उनकी जीत हुई है। और आगे का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, मैं समझता हूं वो बेहतरी की तरफ आगे चले। क्योंकि सत शर्मा जी भी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे 2005 में, और उमर अब्दुल्ला साहब भी वाजपेयी साहब के पैम्पर्ड मिनिस्टर थे 2000 में। तो ये भाई आपस में लगे रहे और अच्छी तरह जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करें पार्लियामेंट में और मोटी बातों पे काम करें। सुहेल काज़मी जी, देखिए बिल्कुल सही, आपने बहुत सही कहा कि 4 उम्मीदवार जीत कर आए हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी और तरक्की के लिए। ये चारों जब सदन में जाएंगे, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, तो जम्मू कश्मीर के लिए काम करें। लेकिन सबसे अहम यह कि अब देखिए, जो लोग ये कह रहे थे, उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया था कि वक्त आ गया है कि अब ये चीज वाजे होनी चाहिए कौन बीजेपी के साथ और कौन बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन अब खुद उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छी बात है, सवाल उठेंगे तभी तो हम डिबेट्स करते रहेंगे। सियासत नाम ही सियासत का है, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए और जम्मू कश्मीर जो है वो सुर्खियों में रहना चाहिए। एंड ऑफ द डे इलेक्शन इज ओवर, द रिजल्ट इज ओवर, द नॉमिनीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट जम्मू कश्मीर इन द पार्लियामेंट। दैट इज द केस। मैं समझता हूँ ये 4 साल से जो एक डेडलॉक था वो खत्म हो गया। और अल्लाह करे, भगवान काज़मी साहब, क्या ये मुद्दा भी यहीं पर खत्म हो जाएगा या ये चीजें भी अंदर तक जाएंगी? मुझे लगता है इस पे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। जो हो गया, इलेक्शंस हो गई, खत्म है। मंथन करे हर पार्टी अपने अपने जगह बैठ के, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि कहां कोताहियां रह गई हैं। अब तो बार बार तो इलेक्शन होनी नहीं है, अभी तो सरकार चल रही है, 4 साल इनके पास वक्त है। मेजर कंसर्न्स पे फोकस करे, मेजर चीजों पे कंसर्न करे। मैं समझता हूँ एनसी और बीजेपी का अगर कोई ऐसी ट्यूनिंग बेहतर बनती है जिस तरह से पहले बनती रही है जब ये हुकूमतों में रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी होगी, मरकज के लिए भी बेहतरी होगी। जितनी इन्वेस्टमेंट पीस को लेके, पीस को प्रिवेल करने के लिए जम्मू कश्मीर में उन्होंने की है, हम चाहते हैं कि साजगार माहौल पे आपस में कॉर्डियल रिलेशन से जम्मू कश्मीर आगे चले। सियासत तो चलती रहेगी, वो तो रोजमर्रा का काम है, उसको सियासत का नजर कीजिए, लेकिन गवर्नेंस की बात कीजिए।
मैं एक बार फिर आर एस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। पठानिया जी, जिस तरह से सुहेल काज़मी साहब ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी फिर आने वाले दिनों में एक साथ आती हैं तो जम्मू कश्मीर को और भला हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से सत शर्मा जीत कर आए हैं, इनकी जीत में कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका बहुत अहम है और इसी को दरअसल देखा जा रहा है, चाहे सज्जाद गनी लोन हो या दूसरे और जो पार्टियों के लीडर हैं, उन्होंने सीधे सीधे इस पर सवाल उठाया है। जी, मैं अबू जी साफ और स्पष्ट पहले भी कह चुका हूं जी, जम्मू एंड कश्मीर इज ए लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पे, आइडियोलॉजिकल तौर पे और राष्ट्रवाद के तौर पे और जम्मू कश्मीर के समग्र विकास, एक इक्विटेबल विकास को भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। द वे जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डेल्ट विद, द वे जम्मू एंड कश्मीर में इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, द वे politics has been blatantly played in Jammu and Kashmir, the way democracy has been throttled in Jammu and Kashmir, भारतीय जनता पार्टी इसके परस्पर इसकी विरोधी है। और ये जितने भी इल्ज जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुशासन का एक बाई प्रोडक्ट है। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी फले फूले, जम्मू कश्मीर में विकास बढ़े, जम्मू कश्मीर में करप्शन पे कंट्रोल रखे, जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया का फोकल सेंटर बने, जम्मू कश्मीर में रोजगार हो, जम्मू कश्मीर को 4 डायमेंशनल फिलिप मिले। लेकिन मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे मित्र ने भी कहा, मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ को पर्सनल नहीं है हमारा। राज्यसभा में देखिए आपकी मदद की है, आपकी जीत में मदद की है, के साथ हमारा पर्सनल जी। देखिए हमने कोई मदद डायरेक्ट या टेसिट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं ली है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी पॉलिसीज, इनके प्रोग्राम्स के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने शब्बीर साहब देखिए, शब्बीर साहब भी सदन में आपके साथ, शब्बीर साहब भी सदन में आपके साथ है और वो मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधे सीधे मदद की है बीजेपी की। शब्बीर साहब देखें, शब्बीर साहब एक लर्नर्ड लेजिस्लेटर है, मेरे साथी हैं, मुझे इनका सम्मान है। इस बार हम हाउस में इकट्ठे हैं, पिछली बार ये नहीं थे, इस बार ये हैं। तो मैं बार बार बोलूं कि ये इनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मैं इसमें सब्सक्राइब नहीं करता कि हमने कोई मदद किसी से ली है किसी को। जी शब्बीर साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। देखिए, जिस तरह से अब यहाँ पर आर एस पठानिया जी खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, वो ये चीज नहीं मान रहे, लेकिन आप जो दावा कर रहे थे तकरीबन कुछ चीजें उस तरह से निकल कर आई हैं और आपने ये माना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और आम आदमी पार्टी विधायक देखिए महराज मलिक ने भी ये माना है कि मैच फिक्सिंग है, सज्जाद गनी लोन भी यही मानते हैं कि मैच फिक्सिंग इसमें है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की। ये तो हमने पहले ही बोला था, मैच फिक्स की बात हम नहीं करेंगे, मैनेजमेंट बात करेंगे। इनको मैनेजमेंट किया और मैं आज फिर इस बात पे कह रहा हूं कि आपसे कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, जिस तरह काज़मी साहब ने कहा, जिसने जीता उसको जीतने दो, अब डेमोक्रेसी की जीत हो गई है, तो अब आगे चलना है। हमें डेवलपमेंट के लिए बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की विकास के लिए बात करनी है। जो इलेक्शन हो गया, अब उसके पीछे हम सियासत नहीं करना चाहेंगे। चलिए, बिल्कुल, यानी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट अब इससे एक तरह से और डेवलप होगा जम्मू कश्मीर, और जो लोग चुन कर आए हैं जब ये सदन में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पर जाहिर सी बात है कि उसे आगे बढ़ाएंगे।